नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे देवनागरी लिपि का इतिहास, जो कि एस्टेट 2024 टीजीटी पीजीटी हिंदी के सिलेबस में ये दिया हुआ टॉपिक है। तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। ब्राह्मी की उत्तरी शैली से चौथी पाँचवीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से छठी सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई। तो कैसे कैसे देवनागरी लिपि का विकास हुआ वो हमने पढ़ना है। इसकी विशेषताएं भी पढ़नी है और इसकी वैज्ञानिकता भी पढ़नी है, जो कि आपके सिलेबस में है। ठीक है। इसी कुटिल लिपि से जाकर के 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ। तो कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग कौन सी लिपि का विकास हुआ? नागरी के प्राचीन रूप का, जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देवनागरी लिपि के नाम के विषय में अनेक सारे मत हैं जो पूछे जाते हैं, तो ध्यान देना है। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में वर्णित नाग लिपि से नागरी नामकरण हुआ। तो नागरी नामकरण कैसे हुआ? नाग लिपि से। ये किस में वर्णित है? ललित विस्तार में, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है। उसके बाद नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी इसका नाम पड़ गया। आगे पाटलिपुत्र को नागर और चंद्रगुप्त को देव कहने के कारण देवनागरी नामकरण इसका किया गया। श्री आर श्याम शास्त्री के अनुसार देवताओं की प्रतिमाओं के बनने के पूर्व उनकी उपासना सांकेतिक चिन्हों द्वारा होती थी, जो कई प्रकार के त्रिकोणादि यंत्रों के मध्य में लिखे जाते थे। सांकेतिक जो चिन्ह थे, ठीक है, वे यंत्र देवनागर कहलाए और उनके मध्य लिखे जाने वाले अनेक प्रकार के जो सांकेतिक चिन्ह वर्ण माने जाने लगे। इसी से उनका नाम पड़ गया देवनागरी। ठीक है। आगे ये प्रश्न पूछा गया है, गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम इसका पड़ा। ठीक है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार मध्य युग के स्थापत्य की एक शैली का नाम नागर होने से नागरी नाम पड़ गया। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जय भट्ट के शिलालेख में मिलता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? गुजरात के राजा जय भट्ट के एक शिलालेख में मिलता है। ठीक है। अब ये हो गया देवनागरी लिपि का इतिहास। अब इसकी वैज्ञानिकता, क्यों ये वैज्ञानिक लिपि है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, वो पढ़नी है। और उसमें आपको कथन दिए होंगे कि इसमें से कौन सत्य है, कौन सा असत्य है। तो अगर आपको पता है तो आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता में सबसे पहले है, संसार की लिपियों में देवनागरी लिपि सर्वश्रेष्ठ लिपि है, सबसे अच्छी लिपि है। प्राचीन नागरी से उत्पन्न यह लिपि देववाणी संस्कृत की होने के कारण देवनागरी कहलाई। तो आपको ध्यान रखना है, देवनागरी लिपि का विकास प्राचीन नागरी से हुआ है। इसका वर्तमान रूप 10वीं शताब्दी में बनने लगा था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो वर्तमान रूप हमारे सामने है वो 10वीं शताब्दी में बनने लगा था। धीरे धीरे इसकी वर्णमाला का विकास हुआ। प्रारंभ में इसके वर्ण शिरोरेख से रहित थे, शिरोरेखा से रहित थे। 11वीं से 12वीं शताब्दी तक यह लिपि अपने वर्तमान रूप को प्राप्त हो गई थी। तो अपना जो देवनागरी लिपि का वर्तमान रूप है कब प्राप्त किया? 11वीं 12वीं शताब्दी तक। ठीक है। किंतु कुछ वर्ण अपने पुराने रूप में ही चलते रहे हैं। ठीक है। आगे ओझा जी ने स्पष्ट किया है कि ब्राह्मी लिपि ही गुप्त लिपि में तथा कुटिल लिपि के रूप में विकसित हुई, वर्तमान देवनागरी लिपि रूप में प्रतिष्ठित हुई। तो ब्राह्मी लिपि गुप्त लिपि में, गुप्त लिपि कुटिल लिपि में, और कुटिल से ही आगे चल के देवनागरी लिपि का विकास हुआ है।
फिर वैज्ञानिक लिपि कौन सी होती है और देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक लिपि क्यों कहा जाता है, इसकी वैज्ञानिकता के बारे में क्या बातें हैं। वैज्ञानिक लिपि वह होती है जो भाषा की समस्त ध्वनियों को ज्यों का त्यों शुद्ध रूप में अंकित कर सके। तो ये तो इसकी विशेषता है देवनागरी लिपि की। संसार की अधिकांश लिपियां इस दृष्टि से अत्यंत दोषपूर्ण हैं। आप सभी को पता है कि जैसे अंग्रेजी में है, अलग वर्ण के लिए मतलब अलग अलग जो अक्षर होते हैं उनके लिए जोड़ने पड़ते हैं जो वर्ण हैं, ठीक है। जैसे ए ई मिला के कुछ बना, और वाई है तो उसमें कहीं वाई लग जाता है, कहीं कुछ लग जाता है, कहीं डबल ई लग जाती है, कहीं आई लग जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें हमारी देवनागरी लिपि में ये भ्रम नहीं रहता। देवनागरी लिपि की विशेषता है कि इसमें प्रत्येक ध्वनि को, ये इम्पोर्टेंट इसका पॉइंट है, याद रखना है। देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है कि इसमें प्रत्येक वर्ण को प्रत्येक ध्वनि को अंकित करने वाले अक्षर हैं। हम हिंदी भाषा में जो बोलते हैं वही लिखते हैं। जब हम उच्चारण सही करते हैं तो हमारी वर्तनी भी सही होती है। तो इसकी ये विशेषता हो गई कि हम इसमें जो बोलते हैं वही लिखते हैं। अंग्रेजी में, उर्दू में ऐसा नहीं है, ठीक है, ये भी याद रखना है। उसमें बोला कुछ और जाता है, लिखा कुछ और जाता है। देवनागरी लिपि के अक्षरों का वर्गीकरण भी वैज्ञानिक रूप से किया गया है। ध्वनियों के स्वर तथा व्यंजन दो भेदों के लिए अलग अलग क्रम से अक्षर निश्चित हैं। अन्य लिपियों में स्वर तथा व्यंजन को अलग अलग नहीं रखा गया है। उनमें प्राय स्वर और व्यंजन मिले हुए क्रम से पाए जाते हैं, उदाहरण के रूप में अंग्रेजी भाषा, ठीक है। देवनागरी के स्वरों और व्यंजनों का विभाजन ह्रस्व, दीर्घ तथा कंठ, तालव्य, दंत्य आदि व्यंजनों के रूप में भी है। वह भी वैज्ञानिक है। यह वर्गीकरण उच्चारण के स्थान पर है। ये कौन सी ध्वनियाँ कंठ हैं, कंठ से बोली जाती हैं, तालव्य ध्वनियाँ, मूर्धन्य हैं कौन सी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, कोश ध्वनियाँ कौन सी हैं, इनका भी वर्गीकरण इस तरीके से किया गया जो कि वैज्ञानिक है। अतः इसकी वैज्ञानिकता में कोई संदेह नहीं कर सकता। संसार की कोई भी लिपि इस प्रकार के वैज्ञानिक आधार पर विभाजित नहीं है जैसी कि हमारी देवनागरी लिपि है, ठीक है। देवनागरी लिपि मात्राओं को भी पूर्ण शुद्ध रूप में व्यक्त कर सकने में समर्थ है। ये भी इसकी एक विशेषता है। इसमें ई, ए इत्यादि के लिए अलग अलग चिन्ह हैं, जबकि अंग्रेजी में आई, ई, वाई आदि के प्रयोग का अनिश्चय रहता है कि कहाँ क्या लगाना है, ठीक है। देवनागरी लिपि में मात्राओं के पृथक पृथक चिन्ह निश्चित होने के कारण किसी भी प्रकार की भ्रांति का अवकाश नहीं रहता, मतलब कोई भ्रम नहीं रहता। मात्राओं के भी अलग अलग चिन्ह निर्धारित किए हुए हैं, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, ये छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई, ऊ हो गया, सब में मतलब कोई भ्रम वाली स्थिति हमें पैदा नहीं होती, ठीक है। आगे है, और ये सारे नोट्स मैंने अलग अलग बुक्स से बनाए हैं ताकि चीज़ें एक जगह इकट्ठी हो जाएं, कम शब्दों में हो जाएं, जल्दी करवाया जा सके और जल्दी आप याद कर सकें। क्लास अच्छी लगे लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। अगर और ज़्यादा करना चाहें तो सुपर थैंक का ऑप्शन है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं कि इसमें पृथक पृथक चिन्ह निश्चित होने के कारण किसी भी प्रकार की भ्रांति या भ्रम पैदा नहीं होता। साथ ही व्यंजनों में भी प्रत्येक ध्वनि का उच्चारण वर्ण नियत होने से उच्चारण और लेखन का साम्य सुरक्षित रहता है। यह किसी भी लिपि की वैज्ञानिकता का सबसे बड़ा प्रमाण है, ठीक है। आगे इसमें इसकी विशेषताएं क्या है वो मैंने अलग से लिख दी हैं ताकि इन्हीं कथनों में से कोई देखने को मिले तो आप उसको सही कर पाएँ। सबसे पहले एक ध्वनि के लिए एक वर्ण है। क्या विशेषता है कि एक ध्वनि के लिए एक वर्ण है। एक वर्ण एक ही ध्वनि को व्यक्त करता है, दोनों सही हैं। मात्रा एवं वर्ण चिन्हों में भिन्नता है। मात्रा एवं वर्ण चिन्हों में भिन्नता है। लेखन और उच्चारण में एक रूपता मोस्ट इम्पोर्टेंट विशेषता है। सरल एवं स्पष्ट है, ठीक है।
देवनागरी लिपि अधिक से अधिक ध्वनि चिन्हों से संपन्न है। ठीक है, जैसे 52 वर्ण हो गए, अब एक और नया जुड़ गया है तो 53 हो गए। देवनागरी लिपि में स्वर एवं व्यंजन का वर्गीकरण वैज्ञानिक पद्धति से उच्चारण स्थान एवं प्रत्ययों के आधार पर किया गया है। ये भी इसकी विशेषता है। देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग स्वतंत्र वर्ण हैं, तो ये भी क्या होगी इसकी विशेषता। आगे, देवनागरी लिपि में वर्णमाला और वर्तनी में उस प्रकार का विभेद नहीं जैसा कि अन्य लिपियों में है, कि हम वर्णमाला में जो वर्णमाला के वर्ण हैं उनको प्रयोग करेंगे तो जो वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी है, मतलब किसी प्रकार का भेद रहता है। इस लिपि में यह व्यवस्था भी है कि जब किसी व्यंजन को स्वर रहित करके लिखना हो तो उसके नीचे हलंत लग जाता है, उसका मतलब उसमें स्वर शामिल नहीं है। यह किसी एक भाषा की लिपि नहीं है, तो यह संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, मराठी, नेपाली आदि भाषाओं की भी लिपि है। ठीक है, देवनागरी की सबसे बड़ी विशेषता है कि जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है तथा जो पढ़ा जाता है वही लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद देवनागरी लिपि में केवल शुद्ध उच्चारण से ही शुद्ध रूप में लिखा जा सकता है, मतलब किसी का उच्चारण अगर शुद्ध है तो वो शुद्ध लिख भी सकता है और दूसरों को सिखा भी सकता है, लिखवा भी सकता है। ठीक है, यह ध्वन्यात्मक दृष्टि से संतुलन स्थापित करती है। देवनागरी लिपि में आवश्यकता पड़ने पर नए व्यंजन गढ़ने की क्षमता भी है। तो ये 15 इसकी विशेषताएं हैं। वैज्ञानिक लिपि ये क्यों है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली, मोटी मोटी चीज़ें इसमें आ गई हैं। अगर आपने इतना भी पढ़ लिया तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना आंसर सही कर पाएंगे। एक बार फिर कहती हूँ, क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग पढ़ते रहेंगे एस्टेट तक और मिलते हैं फिर ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई डाउट रहे, कोई गलती से कुछ मतलब अलग बोला जाए, क्योंकि जल्दबाजी में ही होता है सब काम, तो आप कमेंट के द्वारा अपना डाउट दूर कर सकते हैं। ठीक है।